आपको बताना है कि भारत के अंदर में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन से राज्य के अंदर में किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे। जल्दी बताइए, भारत के अंदर में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर में किया जाता है? तो जूट जो है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में पटसन भी कहा जाता है, पटसन। ठीक है, आप लोग इसको पटसन भी कहते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है वो जूट का है। इसको जूट को क्या कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे जल्दी से। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में बिहार का नंबर आता है, फिर आसाम है। तो जूट या पटसन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ट्रॉपिकल जोन के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय जो क्षेत्र है आप लोगों का, मतलब दोनों ध्रुवों के बीच वाला, दोनों के दोनों जो आप लोगों के ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है आप लोगों की, उन दोनों के बीच वाला, दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय जोन, वहीं पर ये उगता है आप लोगों का सबसे ज्यादा। और इसको आप लोग सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी बोलते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आप लोगों का कि अमेजॉन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? ठीक है, अमेजॉन रिवर। अब अगर आप लोगों को पता होता फ्रेंड्स कि अमेजॉन रिवर कहां पर में है और कौन से महाद्वीप में है, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाते। ध्यान से समझिए आप लोग, देखिए जनरल जो है आपके अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अमेजॉन रिवर, ये आपको पता है कि साउथ अमेरिका के अंदर में, ये पता है सभी लोगों को, साउथ अमेरिका के अंदर में है ये, साउथ अमेरिका के अंदर में। कमेंट में आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, साउथ अमेरिका में है। अगर मैं बात करूं गंगोत्री की, तो गंगोत्री जो है ये एशिया के अंदर में है, एशिया महाद्वीप के अंदर में है। रॉकी पर्वत की बात करूं तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी लोग लिखेंगे कमेंट में रॉकी पर्वत कहां पर में, क्योंकि एक नंबर तो आप लोगों को यहां से भी मिल जाएगा कि रॉकी माउंटेन्स कहां पर में है। तो रॉकी माउंटेन्स कहां पर में है? नॉर्थ अमेरिका में। सभी लोग लिखो, नॉर्थ अमेरिका में है। ये एंडीज माउंटेन जो है, ये एंडीज, ये है साउथ अमेरिका के अंदर में, साउथ अमेरिका के अंदर में। तो इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता था, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक भी लगा लेते आप लोग तो आंसर होगा आप लोगों का एंडीज पर्वत। आप लोगों को एक चीज और बताऊं फ्रेंड्स कि जो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है आप लोगों की, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मतलब ऊपर से ऐसे स्टार्ट होती है नॉर्थ साउथ अमेरिका में ऊपर में, और इस तरीके से यहां पर में पूरा नीचे तक जाती है। बिहार के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का कि अमेजोन का जो जंगल है वो कौन से वाले देश के अंदर में फैला, मतलब कौन से देश के बॉर्डर को टच करता है? अमेजोन है ना, अमेजोन तंत्र। तो आप लोग देखोगे कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था चिली, ठीक है, चिली दिया हुआ था, ठीक है, यहां पर में अर्जेंटीना दिया हुआ था आप लोगों का आई थिंक, और पेरू दिया हुआ था, पेरू दिया हुआ था, या फिर आप लोगों का चिली आपका और उरुग्वे या पेरुग्वे इस तरीके से दिया हुआ था। एक बार कंफर्म कर देंगे प्लीज आपके एग्जाम के अंदर में। और जो आंसर था वो आप लोगों का वेनेजुएला था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि अमेजोन का जो तंत्र है पूरा का पूरा ये इधर वाले इलाके के अंदर में फैला हुआ है, ठीक है, इधर वाले में। अर्जेंटीना चिली इधर साइड में नहीं है, ठीक है। बिहार के एग्जाम में आया था ना आप लोगों का कि कहाँ पर में है करके, तो केवल वेनेजुएला उसका आंसर था, ब्राजील के जस्ट ऊपर में वेनेजुएला। तो ऐसे आप लोग जब मैप को बार बार देखोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। वो जिन बच्चों ने भी थोड़ा भी ध्यान होगा कि अर्जेंटीना नीचे में है, चिली जो है वो साउथ अमेरिका में नीचे में, वो आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। वेनेजुएला दिया था, कंचन पांडे बोल रहे बिल्कुल, ठीक है। एक और दिया हुआ था जो हम भूल रहे आई थिंक, अच्छा चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ये तीन ही थे, क्योंकि दो में तो एक तो ऑल ऑफ द अबव और एक नन ऑफ द अबव था, ठीक है। तो आंसर वेनेजुएला था, उसका तीन ही दिए हुए थे जी, बिल्कुल, ठीक है, वेनेजुएला ही था उसका आंसर। चिली और अर्जेंटीना में नहीं फैला हुआ है। ये यहाँ से पेरू से निकलती है अमेजोन रिवर, और ये अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र या रिवर बेसिन बनाती है इस तरीके से, रिवर बेसिन आप लोगों की सबसे बड़ी रिवर बेसिन, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो है भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघातक कौन सा था? प्रतिघातक, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला ना मान जाएंगे उसको, ठीक है। ये हो सकता है आप लोगों से किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है जी, बिहार एस्टेट के लिए कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट से आप कर रहे हो वो कमेंट में लिखते जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आंसर मेरे पास में आने लग गए फ्रेंड्स, अप्सरा। ये याद रखना है आप लोगों ने, अप्सरा जो है भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब क्या होता है? नाभिकीय जो आप लोगों को प्रतिघातक या रिएक्टर, जिसके अंदर में हम लोग जो एटम्स होते हैं
जो परमाणु होते हैं उनको तोड़कर एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं। तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा था, जो कि 1956 के अंदर में भारत के अंदर में शुरू हुआ था। ये याद रखना आप लोगों ने। और ये केवल भारत का नहीं, पूरे एशिया का पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर था। ओके, ये याद रखना है। 2009 में बंद कर दिया गया था, फिर 2018 में वापस से शुरू किया गया इसको। तो अप्सरा, ये याद रखना है आप लोगों ने, महाराष्ट्र के अंदर में। और ये पहला पूरे एशिया का, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों का, प्लीज याद रखिए। जी हाँ, आप लोगों की एग्जाम है उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि वही सारी चीजें हैं। आप पेपर्स उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो अप्सरा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका, ठीक है, वहां पर में है। अब देखिए, अब काफी सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं जब, तो उन लोगों को लग रहा है सर ये क्या हमारे एग्जाम में काम आएगा, हमारे एग्जाम में। मैं जबकि बता चुका हूं आप लोगों को कि आपकी सारी एग्जाम में काम आएगा। प्लस फ्रेंड्स क्या होता है ना कि आप लोग ये देखते हो कि जो है चीजें कैसी है, क्या हम लोग कर सकते नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो देखने का नजरिया होता है। और यहाँ पर में जो है ना, सबसे बड़ा जो है आपका, ठीक है, तो आपका माइंड, यही आपके साथ में खेल रहा होता है, आपका दिमाग है। ओके, तो ये आपका दिमाग ही है जो आप लोगों को धोखा देता है, आप लोगों को बहका रहा है, आप लोगों को जो है बोल रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा मन को शांत करके सोचो तो आपके पास में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। ये बताइए आप लोग, मैं आपकी बीपीएससी पीआरटी की स्टूडेंट हूँ, आपके पढ़ाने के तरीके ने पढ़ना सिखा दिया है, पढ़ाते कैसे है। प्लीज़ बिहार पीसीएस की तैयारी करवाई जी। जहाँ शाहिबा जी बिल्कुल धीरे धीरे जो है उन सारे चीज़ों के ऊपर में भी आएंगे अपन, ठीक है, जल्दी ही, बहुत स्पीड में। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। तो आपको कितनी परत है ये आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना है। तो एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल जो है सबसे ऊपरी वाली और सबसे बाहर की परत है आप लोगों की। तो टोटल कितनी परत है, 1 2 3 4 5 6। आप लोगों से पता है बिहार के एग्जाम में पूछा गया सबसे ठंडी परत कौन सी है, और ये भी आप लोगों को करवाया था सबसे ठंडी वाली परत कौन सी है। तो सबसे ठंडी, सबसे ठंडा जो है वो मेसोस्फीयर है, मध्यमंडल। देखिए, जो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। मध्यमंडल जो है ये सबसे ठंडा होता है आप लोगों का, सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा। और एक्सोस्फीयर जो है आपका सबसे गर्म होता है। यहाँ तक तापमान कम होता है, ये भी पढ़ाया था, यहाँ तक तापमान कम होता है और यहाँ से तापमान जो है बढ़ना स्टार्ट होता है आप लोगों का फिर वापस से। तो मेसोस्फीयर आपकी सबसे ठंडी है। जैसे 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 आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ में जाते हो, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। तो मेसोस्फीयर सबसे ठंडी है। एक्सोस्फीयर जो कि सबसे बाहर की, ये सबसे ज्यादा गर्म है। एक्सोस्फीयर के अंदर में केवल हल्की गैसेस है, ये भी क्वेश्चन आया था, केवल हल्की वाली गैसेस आपको यहाँ पर में मिलेंगी। केवल H2 जो हाइड्रोजन है आप लोगों का, हाइड्रोजन, ठीक है, और हीलियम, इस तरीके की गैसेस ही आप लोगों को यहाँ पर में देखने के लिए मिलेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम ही आप लोगों को यहाँ पर में देखने के लिए मिलती है एक्सोस्फीयर के अंदर में। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। तो देखो, टोटल 5 लेयर्स है, जिसके अंदर में से मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि मेसोस्फीयर आप लोगों की सबसे ठंडी है, बीच वाली मध्यमंडल आपकी, और सबसे बाहर वाली है एक्सोस्फीयर, जिसमें केवल हल्की गैसेस होती है। दोनों ही शिफ्ट के अंदर में क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी जो है सेल्फ प्लॉव्ड सॉइल के नाम से जानी जाती है, या स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से जानी जाती है। मतलब कि ये मिट्टी जो है, आपको बता दूं, ये मिट्टी फटती है और फटकर फिर से ये आपस में मिक्स हो जाती है। खुद ही फटती है, खुद ही जो है वो आपस से मिक्स हो जाती है। ये इसकी बेसिकली सबसे खास बात है इस मिट्टी की। इस मिट्टी को एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है हमारे भारत में, जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल, कपास की जो काली मिट्टी है ना हमारी, इसको आप लोग रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हो। रेगुर मिट्टी, सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसको क्यों बोलते हैं स्वतः कृषि मिट्टी या सेल्फ प्लव्ड, क्योंकि इसको आपको ना खोदने की, ऐसा खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी ये फटती है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका अंदर में गिर जाता है, वापस से उलट पुलट होती रहती है, उलट पुलट ऐसे ऐसे होते रहती है वो हर साल, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा कभी ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है, ऐसा फटके पूरा का पूरा ऐसा होता रहता है। स्वतः कृषि आपस में मिलती रहती है, मिक्सचर चलता रहता है उसका, फटके फिर वापस से जुड़ के फिर फटके, इस तरीके से। तो ये कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी आप लोगों की। इसको इस तरीके से भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में क्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, तो आयरन,
लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। इवन ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है। इसी वजह से ये चावल वगैरह उगाने के लिए, गेहूं उगाने के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी जाती आपकी काली मिट्टी। चावल गेहूं वगैरह नहीं उगता इसके अंदर में इतना अच्छा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ उसके अंदर में ज्यादा नहीं होते हैं। ये काले कलर की होती है आप लोगों की, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी होती है, बाकी आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह इसके अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा के अंदर में अवेलेबल है। ये आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर मैं जो ये आपका जो पठार वाला इलाका है ना, दक्कन का पठार वाला इलाका, यहाँ मिलेंगी। ना तो पंजाब में है, ना हिमाचल प्रदेश में, ना कश्मीर में, ठीक है, ना उत्तर प्रदेश में, ना हरियाणा में, ना राजस्थान में। इधर साइड में उत्तर में आपको काली मिट्टी नहीं मिलेंगी। काली मिट्टी आपको ये यहाँ मिलेंगी, गुजरात में सबसे ज़्यादा। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो यहाँ पर मैं परसेंटेज वाइज की बात अगर मैं बात करूँ तो आपसे। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये बता देंगे। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग। तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त, ठीक है, 1947 में, 1947 के अंदर में। और इस समय में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली, ठीक है। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय, आखिरी वायसराय, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एटली, जिनके समय में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। और उस समय भारत के अंदर में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको वायसराय कहा जाता था, और वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड माउंटबेटन इंपॉर्टेंट है। यही जाकर हमारे भारत के, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। हम ही ने उनको ऑफर किया था कि भाई देखो तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस है तो हमारे भारत का गवर्नर जनरल बन जाओ तुम, पहले गवर्नर जनरल आजाद भारत के, ठीक है। तो आखिरी वायसराय और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, लेकिन ये भारतीय नहीं थे, फिर इन्होंने छोड़ दिया। उनके बाद में जो है फिर सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने थे। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। चलिए, तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, जिनके समय काल के अंदर में भारत को आजादी मिली थी। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते। वो मैंने बताया आप लोगों को, है ना, वेनेजुएला वाला। तो इस तरीके से आप लोग जो है थोड़ा सा लिंक से लिंक लगाकर जो है याद रख सकते हो। अच्छा, ये बताइए आप लोग 73वें संविधान संशोधन के जरिए क्या जोड़ा गया था आप लोगों का? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये भी रिवीजन होती रहनी चाहिए आप लोगों की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए क्या हुआ था? 73rd के जरिए कौन सा वाला भाग जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। 73rd के जरिए कौन सा वाला जोड़ा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के आज तक हमारे भारत के अंदर में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं आप लोगों के टोटल। जो 73rd नंबर का संविधान आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भाग नंबर 9 जो है आप लोगों को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था, और भाग नंबर 9 ए जो है ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया था। ये दोनों लिखो सभी लोग अभी के अभी कमेंट के अंदर में, अभी के अभी लिखो जल्दी से, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप लोगों ने याद कर लिया है इस चीज को। अभी के अभी लिखो, सभी के सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग पहले जाओ, अभी जल्दी से जाके कमेंट के अंदर में लिखो। 73rd नंबर का जो है उससे जरिए पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया, और 74th नंबर का जो म्युनिसिपैलिटी महानगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका से रिलेटेड, उसके जरिए 9A पार्ट नंबर 9A जोड़ा गया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए,
नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 73rd नंबर का संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए ये बता दीजिए, कोई बता सकता है मुझे? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया हमारे भारत के अंदर में 1992 में, उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, भाग नंबर 9 और 9A ये आप देख सकते हो। तो 9A जो है, 9 जो है आपका ये पंचायत से रिलेटेड है और 9A जो है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है आप लोगों का। ठीक है, चलिए ये देख सकते हो, 9 पंचायत से, 9A जो है आपका नगर पालिका से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल के अंदर में पाया जाता है समुद्री तट की रेत में और भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारे को पता होना चाहिए फ्रेंड्स की जब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा जब हम बनाते हैं तो हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल की ज़रूरत होती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कुछ खास तरह के एलिमेंट होते हैं जिनको तोड़कर बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसमें एक आता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, इस तरीके के जो एलिमेंट है वो हम लोग को जो है चाहिए होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो थोरियम नाम का जो एलिमेंट है ये आपको केरल के तट में बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्र की रेत के अंदर में मिला हुआ मिल जाता है। उसकी रेत में से हम लोग जो है थोरियम को निकाल सकते हैं। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो केरल में समुद्री तट के अंदर में आप लोगों को भरपूर मात्रा में, ठीक है, थोरियम मिल जाएगा, क्योंकि थोरियम और यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका इस्तेमाल आप लोग न्यूक्लियर फिशन या फिर नाभिक के विखंडन करके एनर्जी प्राप्त करने में करते हो। तो यूरेनियम थोरियम में से थोरियम जो है आप लोगों को मिलता है जो सैंड है केरल के अंदर में जो पाई जाती है, मोनोजाइट सैंड, बालू जो पाई जाती है केरल के तट पर, वहां पर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत के अंदर में पहला जनरल इलेक्शन कौन हुआ था और उस समय में भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आप लोगों ने बताना है। उस समय भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे ये बताएंगे आप सभी लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का पहला आम चुनाव, आम चुनाव का मतलब होता है आपका लोकसभा का चुनाव। ठीक है, लोकसभा का चुनाव। तो भारत के अंदर में पहली बार लोकसभा का जो चुनाव है आप लोगों का 1951-52 के अंदर में हुआ था। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, मैंने आप लोगों से बोला था कि इलेक्शन कमिश्नर कौन थे उस समय में, भारत के चुनाव आयुक्त, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी से बताइए कौन थे। तो वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, सभी ने कमेंट में आंसर करना है। सुकुमार सेन थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने कौन से और देश के कौन से और दूसरा देश है उसके भी चुनाव आयुक्त का काम किया है इन्होंने पार्ट टाइम जॉब के रूप में? सूडान के। ठीक है, ये याद रखना है। सूडान वालों ने बोला था यार सुकुमार सेन लगते हमको थोड़े दिनों के लिए उधार देंगे क्या, तो हमने उधार दिया था सूडान को इनको। मतलब समझ जाना, बेसिकली भावनाओं को समझ जाना। सूडान के भी, ये केबीसी में आया था क्वेश्चन, सूडान के उन्होंने जो है चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया, क्योंकि उनको अनुभव आ गया था कि भाई पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए क्या करूँ, तो क्या करना चाहिए। मतलब पहली बार चुनाव करवाए हैं, कुछ ना समझ में आए क्या करूँ, तो क्या क्या करना पड़ता है पहले चुनाव के अंदर में, ये इनको पता था सुकुमार सेन को। तो सूडान वालों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट के अंदर में उधार दिया था सुकुमार सेन को। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूं। जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो हमारे भारत की लोकसभा में पता है कितनी सीटें थी? 489। भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय में भारत की 489 लोकसभा की सीट थी। अब तो चलो मतलब लोकसभा की चुनाव 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। अभी चुनाव की बात करो, कितने सीटों पर चुनाव होते हैं? ठीक है, 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। उस समय जो पहला चुनाव हुआ था उसमें 489 सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। अच्छा, अब बताओ मेरे को ये वाले क्वेश्चन का आंसर। आप बताओ कि ये क्वेश्चन मैंने कितने बार आप लोगों को कराया है और ये आप लोगों की बिहार के एग्जाम में पूछा कि नहीं पूछा। स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत किसको कहा जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत, डायरेक्ट क्वेश्चन आया बिहार के एग्जाम में अंदर में आप लोगों के। तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, अरुणा आसफ अली। और जो मैंने पेपर कराया था उसके अंदर में भी डी ही आंसर दिया हुआ था, जो मैंने सेट नंबर सी करवाया था ना उसके अंदर में भी। तो महान बूढ़ी औरत अरुणा आसफ अली, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ठीक है, अरुणा आसफ अली, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी इनको कहते हैं। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी नायिका, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका। क्योंकि गोवालिया टैंक मैदान में जब बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया जो है, और सुभाष चंद्र बोस जो है देश छोड़कर चले गए थे, और वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लिया गया,
ये सारे लोग जब बड़े बड़े लोग अरेस्ट हो गए तो उस समय में ये जो है बहुत छोटी थी उम्र में, उन्होंने जो है ग्वालियर, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसी वजह से इनको हीरोइन ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट और हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था बिहार के अंदर में आप लोगों का, ठीक है। तो अरुणा आसफ अली याद रखेंगे आप सभी लोग, बिहार के अंदर में आया था और मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का आपको बताना है कि सबसे बड़ा दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है भारत के अंदर में। सबसे बड़ा राज्य जो दूध का उत्पादन करता है, बताइए जल्दी जल्दी से। दूध का उत्पादन, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में, ठीक है। दूध का उत्पादन करने वाला पहले नंबर का राज्य कौन सा है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए, पोल भी चला गया आप लोगों की तरफ में फ्रेंड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली आप लोगों का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये क्या है? आप लोगों का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। आप लोगों का सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर में ही होता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पूरे जो है यहाँ पर में हमारे इंडिया का टोटल 18% जो दूध का उत्पादन है, दूध का उत्पादन वो अकेला उत्तर प्रदेश करता है। उसके बाद में फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश आता है आप लोगों का। और ये मैं आप लोगों को कहाँ से बता रहा हूँ? ये आप लोगों को जो है हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, ठीक है, उसके जरिए बता रहा हूँ, सरकारी वेबसाइट के जरिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं ये जो आंकड़ा है आप लोगों का। तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में फिर राजस्थान आता है आप लोगों का। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए, इसका भी आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए यहां पर मैं आप लोगों से पर्टिकुलरली पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना आप लोग। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर ज्वाइन फ्रॉम द गंगा रिवर। एक बात मेरी ना आप लोग जो है गांठ बांध के रख लो, आप लोग सभी के सभी लोग, जो भागीरथी रिवर है ना, भागीरथी रिवर, यही आप लोगों की क्या है? मेन गंगा नदी है, मेन गंगा नदी, मेन गंगा रिवर। ये जो है ये गंगोत्री या गोमुख नाम की जो जगह है ना, वहां से निकलती है भागीरथी। जब ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है आप लोगों की, तब जाकर उसको गंगा बोला जाता है। अदरवाइज यही आप लोगों की भागीरथी नदी ही मेन गंगा नदी है। भागीरथी नदी का नाम गंगा नदी कब होता है? जब वो अलकनंदा नदी में मिलती है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और जहां पर में इन दोनों का संगम होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का, उसको देवप्रयाग बोलते हो आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने, देवप्रयाग। तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये यहां से गंगोत्री के पास में गोमुख नाम की जगह है, गोमुख, गोमुख, ये याद रखना आप लोगों ने, गोमुख, गंगोत्री में गोमुख नाम की जगह है, गंगोत्री ग्लेशियर में, वहां से ये निकलती है भागीरथी नदी। ये दिख रही है आपको भागीरथी नदी, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर में बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ पता है ना आपको, बद्रीनाथ का जो है मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ से निकलती है आप लोगों की अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां पर में मिलती है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। और यही से जो है गंगा नदी को आप लोग, मतलब भागीरथी नदी को आप लोग गंगा नदी के नाम से जानते हो, जब इसके अंदर में अलकनंदा आके मिल जाती है देवप्रयाग के अंदर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी प्रयाग है आप लोगों के, जैसे मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती है, वहाँ है रुद्रप्रयाग, ठीक है। और जहाँ पर में पिंडार गंगा नदी अलकनंदा नदी में मिलती है, उसको कर्णप्रयाग बोला जाता है, ठीक है। नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी के मिलने की जगह है। धौली गंगा जब मिलती है, उसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है। तो ऐसे 5 प्रयाग है, 5 जगह है, 5 मिलन। लेकिन जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का देवप्रयाग। लिखो जल्दी से, देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिलती है? देवप्रयाग में बताओ जल्दी से कौन सी 2 नदियां मिलती है? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कि देवप्रयाग जो है आप लोगों का, ठीक है, देवप्रयाग जो है आप लोगों का कौन सी मिलती है? जी बिल्कुल, ए और बी। गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दो आप लोग। ये भी आप लोगों से पूछा जा रहा है आजकल, जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आप लोगों का। इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। तो देखिए, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन से वाले जो ब्लड है उसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? ए बी और ओ, किसको जाना जाता है? तो सबको दे सकता है, वो डोनर है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है आप लोगों का। तो जो सबको दे सकता है वो है आप लोगों का कौन सा? जो सबको दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये दे सकता है आप लोगों का ओ निगेटिव, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओ निगेटिव जो है वो सबको दे सकता है बेचारा निगेटिव, लेकिन दे सबको सकता है, कैन गिव टू एनीवन।
ओ में भी ओ पॉजिटिव होता है और ओ निगेटिव होता है। तो ओ निगेटिव याद रखना है आप लोगों ने, ये किसी को भी दे सकता है ओ निगेटिव। और ले किससे सकता है, सब कोई, यूनिवर्सल रिसीवर ये है ए बी, जो किसी से भी ले सकता है आप लोगों का, ए बी पॉजिटिव आप लोगों का, ठीक है, किसी से भी ले सकता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओ। लेकिन ओ में भी क्या होगा, ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके, ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, ठीक है, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं केवल ओ दिया है, इस वजह से ये आपका आंसर है। ए बी जो है आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर मतलब जो किसी से भी ले सकता है। उसमें भी बात करें तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ले सकता है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ, मम्मी पापा से कैसे बनता है जहां शाहिबा जी, वो भी मैं एक बार बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट वाला। तो देखिए जंगल की बात जब भी आती है ना, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जंगल के मैक्सिमम जो जंगल से रिलेटेड वाले आप लोगों के, फॉरेस्ट से रिलेटेड वाले हैं, वो एक ही जगह पे आप लोगों के, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये सारे के सारे आप लोगों के देहरादून के अंदर में है, देहरादून में, ये याद रखना है। फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल, देहरादून, ठीक है, देहरादून। तो ये याद रखेंगे आप लोग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के अंदर में आप लोगों का। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखिए इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून के अंदर में। बस फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर आ जाए आप लोगों से, मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये भोपाल के अंदर में, ये याद रखना है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है जो आप लोग याद रखोगे, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज़। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा टोबैको की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो टोबैको कौन खाता है, तंबाकू कौन खाता है, राजा लोग। वैसे खाना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है, जो खाएगा ना वो फिर राजा रानी कुछ भी बनने लायक नहीं बचेगा आप लोगों का। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI, टोबैको, तो टोबैको राजा लोग खाते थे और वो सारे के सारे राजा लोग खत्म हो गए, मर गए, ऐसे याद रख लो। तो राजमुद्री में, ठीक है, राजमुद्री के अंदर में, ये याद रख लेना आप लोग, राजमुद्री के अंदर में टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं हमारे आपको बताना है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है, कौन सी नदी है इनमें से जिसका उद्गम भारत के अंदर में नहीं होता है, नहीं होता है, ये पूछा है आप लोगों से, ठीक है, कौन सी वाली नदी है जिसका उद्गम भारत के अंदर में नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो चेनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, ये तीनों के तीनों नदियों का उद्गम भारत के अंदर में ही होता है। ये जो सतलज नदी है ना, इसका उद्गम होता है तिब्बत के अंदर में, तिब्बत में। देखो दो नदियां ही है सिंधु की, जो इंपॉर्टेंट वाली 6 नदियां ना आप लोगों की, ठीक है, जो 5 नदियां है सिंधु की, उसमें से केवल और केवल जो है आप लोगों को याद रखना है कि सिंधु और सतलज, यही 2 नदियां हैं आप लोगों की जिसका उद्गम जो है आप लोगों का भारत के अंदर में नहीं होता है। सिंधु नदी और ये सतलज नदी। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर में सतलज नदी जो है राकसताल, राकसताल नाम की जगह है, मानसरोवर झील के पास में ही जगह है वो भी राकसताल, ठीक है, कैलाश पर्वत के पास में, वहां से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी ये नदी है जो भारत के अंदर में तीनों पर्वत, जो हिमालय की 3 पर्वत रेखाएं हैं, एक है आप लोगों की बृहद हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, एक है हिमांचल, और एक है आप लोगों का सह्याद्री। ये पर्वत श्रृंखला, मतलब हिमालय की 3 श्रेणी है पर्वत की। ये बड़े बड़े पर्वत है, यहाँ मिडल लेवल के पर्वत है, मध्यम वाले, और यहाँ पर में थोड़े छोटे हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इन तीनों को काट कर आती है यहाँ पर में सतलज नदी, इन तीनों को काट कर भारत के अंदर में से आकर फिर पाकिस्तान में जाती है सतलज। तो सतलज नदी का उद्गम जो है राकसताल, तिब्बत के अंदर में होता है, राकसताल के अंदर में। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। सतलज नदी, राकसताल, ठीक है, या फिर राक्षस ताल भी उसको बोला जाता है, राक्षस ताल भी कई बार बोलते हैं, तिब्बत के रीजन के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ये यहाँ देख सकते हो आप लोग, सतलज नदी, ठीक है, तिब्बत रीजन में, तिब्बत मतलब चाइना, ठीक है, चाइना ने कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर में। राक्षस ताल या लेट राक्षस ताल भी उसको बोलते हैं। बाकी की सारी नदियाँ जो है आप लोगों की, उनका उद्गम भारत के अंदर में होता है। जो सहायक नदी है, झीलम, चेनाब, रावी और ब्यास, इनका। उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, जो उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है।
तो उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी, ठीक है। जल्दी जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो ये हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। उसके जैसे ही नीचे आओगे पथरीली भूमि मिलेंगी आपको, हिमालय से पत्थर वगैरह गिरेंगे, ऐसा याद रख लो, हिमालय से पत्थर वगैरह आए हैं तो ये भाबर पथरीली भूमि है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पत्थर वगैरह खत्म हो जाते हैं तो दलदल चालू हो जाती है, दलदली भूमि, तराई वाली भूमि, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो हिमालय के जस्ट नीचे में है भाबर और उसके नीचे में है तराई, तो हिमालय, भाबर और तराई, ऐसे याद रखना है आप सभी लोगों ने। और भाबर जो है पथरीली भूमि, जस्ट हिमालय के जस्ट फुटहिल में, उसके पैरों में कौन है, भाबर है, पत्थर है, और उसके बाद में फिर दलदली भूमि है आप लोगों की। नाउ फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? ये भी एक बहुत ही उद्योग के ऊपर में, इंडस्ट्रीज के ऊपर में, ठीक है। नेहरू महालनोबिस प्लान या महालनोबिस प्लान सिंपली भी इसको बोला जाता है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी। इसको आप लोग महालनोबिस मॉडल या फिर नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हो। सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर में इंडस्ट्री, उद्योग के ऊपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने, उद्योग के ऊपर में दिया गया था। अच्छा, महालनोबिस, ठीक है। तो ये महालनोबिस जो है फ्रेंड्स, इनके जन्मदिन, ये इनके बर्थडे पे कौन सा दिन आता है, ये बिहार में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? और बार बार बताया है आप लोगों को मैंने, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल डे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डे, स्टैटिस्टिक्स डे, स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस आया था कि नहीं आया था? ये क्वेश्चन आप लोगों का बार बार आप लोगों को बताया यहाँ पर मैंने, सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस 29 जून, 29 जून को आता है इनका बर्थडे, और उसी दिन हम लोग सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। आया था ये क्वेश्चन 29 जून बिहार के एग्जाम के अंदर में। तो इसी वजह से कहता हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं देखा, रिवीजन नहीं की, या फिर छोटी छोटी जो चीजें उनको बताई गई उनको ध्यान में नहीं रखा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको दिक्कत होंगी, फिर बाद में वो बोलेगा कि यार याद नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। लेकिन फ्रेंड्स, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को बताई गई है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी। बात तो ये आती है कि कितना आप याद रख पाते हो, कितना बार उसको रिवाइज कर पाते हो। तो सांख्यिकी दिवस जो है महालनोबिस जी के जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है, आप लोगों का ये याद रखना है, ठीक है। महालनोबिस भारत के एक बहुत बड़े सांख्यिकी के थे, ठीक है, स्टैटिस्टिशियन थे, मतलब कि जो आंकड़े इकट्ठा वगैरह करने का काम होता है ना, वो वाला। चलिए, सोनम झा जी, अभी देखिए फिलहाल के अंदर में तो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि लड़की लोग अगर सिर्फ और सिर्फ क्लियर भी कर लेंगी ना कट ऑफ, जो जो आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो भी लग जाएगा, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, राउरकेला और भिलाई, ये आप लोगों का तीनों के तीनों जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर में बनाया गया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको और पढ़ाया था, मैंने बताया था कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा मैंने आप लोगों को, मुझे याद है मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा जो है फ्रेंड्स 5th 5 ईयर प्लान में दिया था, पंचवर्षीय योजना में। और उसी समय मैंने बताया था कि ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था, इंदिरा गांधी के समय में। एक मैंने क्लास के अंदर में आप लोगों को बताया था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसके अंदर में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाने के लिए, गरीबी हटाओ। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था, गरीबी हटाओ वाला। तो गरीबी हटाओ कौन से वाली पंचवर्षीय योजना में आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी आप लोगों की इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा, तो सभी लोग एक बार लिख दो यहाँ पर में, सभी के सभी एक साथ, सभी के सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर में, गरीबी हटाओ का नारा। पीहू यहाँ बोल रहे गरीबी हटाओ का पीजीटी हिस्ट्री झारखंड में भी आया था सर। चलो बहुत अच्छी बात है। वो रूबी त्रिगुणायत अदर स्टेट्स वालों के लिए वही लड़का लड़की वाला ही रहेगा, सच उसके अंदर में कोई अलग से नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है लोकसभा के अंदर में? ठीक है, लोकसभा में अगर आप लोगों ने चुनकर जाना है तो लोकसभा में चुने जाने के लिए आप लोगों की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में किसी व्यक्ति को चुनने के लिए कम से कम जो है आप लोगों की 25 साल की उम्र होना
जरूरी है 25 ईयर्स की। अब एक क्वेश्चन जो है ना बनता है फ्रेंड्स, पंचायत के अंदर में कितनी उम्र हो, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम आप लोगों की। ये क्वेश्चन DSSB के एग्जाम के अंदर में आया था आप लोगों का कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितने साल की उम्र की जरूरत होती है कम से कम। ये DSSB का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिनिमम एज देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, ठीक है, इन तीनों की 35 साल है। लिखो 35 साल किस किस की है कम से कम मिनिमम एज। 35 ईयर्स किस किस की है, 3 है। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल है। राज्यसभा या विधान परिषद इनके बनने के लिए 30 साल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन सी उम्र तक रह सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट के जज? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की अपर लाइफ जो एज है वो है 65 साल, 65 साल की उम्र तक। और जो हाई कोर्ट है उसकी बता सकता है कोई मेरे को, जिसने हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की चलो मैंने बता दिया आप लोगों को 65 साल उम्र है। हाई कोर्ट की कोई बता दे मेरे को, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की। चलो देखते कितने लोग बताते हैं हाई कोर्ट का। मैं यहां पर मैं ना आपको एक काम करता हूँ, पोल भी दे देता हूँ। हाई कोर्ट की बताओ मेरे को, हाई कोर्ट का। चलो देख लेते हैं यहां पर मैं जो 65, 70, 62, 75, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज कितनी है हाई कोर्ट की, ठीक है, उच्च न्यायालय की, ये भी देखा जा सकता है आप लोगों से कितने लोग इसका आंसर करते हैं। एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड। जितने भी लोगों ने चैनल को, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।